गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी और रिवीजन उससे भी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और सीरीज जो आज की क्लास की है वो है क्लास सीरीज 11। आप लोग देख ही रहे हैं कि कंटिन्यूस लेवल फॉर्म में क्लासेस जो चल रही है। और दूसरी चीज़ें ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में खास करके GS पेपर का जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, अगर इतना क्वेश्चन आप कर ले जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियोज़ भी अगर आप देखते हैं क्वेश्चन के और अभी जो चल रही है सीरीज इसके भी क्वेश्चंस कर लेंगे, तो होप्स हो कि आपकी हिस्ट्री में अब क्वेश्चंस जो हैं उसके मार्क्स आपके अच्छे आने चाहिए, वो क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, गलत नहीं होंगे। दूसरी चीज़ है, इसके लिए आपको करना क्या है, एज मच एज रिविजन करना है, क्वेश्चंस के साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन को भी देखना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं आज की क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड लिनलिथगो ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन ने। नाउ अगर यहाँ पर हम लोग देखें, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, इनका टाइम पीरियड क्या रहा? तो 1947 1948। ओके, 47-48 इनका टाइम पीरियड था। इसके अलावा जो अन्य हैं, जैसे लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड क्या रहा? 1899 से लेकर के 1905। ये बहुत बार यह जो है काल अनुक्रम में भी ये क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। ये हो गई। नाउ सेकंड क्या है? लॉर्ड इरविन, यानी 1926 से लेकर के 31। और इरविन के समय में ही क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में, 5 मार्च 1931 में। लॉर्ड लिनलिथगो, इनका टाइम पीरियड क्या रहा? 36 से लेकर के क्या होगा? 41। ओके, लॉर्ड लिनलिथगो का 36 से लेकर के 41। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, हाँ, तो ये हो गए हमारे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया है? लॉर्ड माउंटबेटन ने। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन, यानी दिल्ली में कहां पर हुआ था सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन? तो यह दिल्ली में हुआ। क्या था यह? सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आगा खां, M.A. जिन्ना, फजली हुसैन, करीम जलाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगा खां। चलिए, राइट आंसर क्या होगा? आगा खां। 1 का ए होगा हमारा राइट आंसर। अब ये जो बात की गई है, इस सम्मेलन की जो पृष्ठभूमि, अगर आप पूरी स्टोरी को देखें तो सम्मेलन की पृष्ठभूमि जो थी 10 सितंबर 1928 ओके में आई। इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि कैसे आई? तो 10 सितंबर 1928 में क्या आया था? नेहरू रिपोर्ट। इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि क्या थी? इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि थी 19 सितंबर 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट थी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, जिसमें कि क्या प्रावधान किया गया था? जो सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन हुआ, इसमें प्रावधान क्या किया गया था कि बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो केंद्रीय लेवल पे हो या आपका प्रांतीय, ठीक है, इन दोनों विधानसभाओं में, इन दोनों की विधानसभाओं में मुस्लिम सदस्यों द्वारा, क्या बोला गया? जो मुस्लिम सदस्य हैं, मुस्लिम सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित क्या था? शिमला घोषणा पत्र। शिमला घोषणा पत्र जारी किया गया था। ये पत्र जो है जारी किया गया। ठीक है, और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि मुस्लिमों के सहमति के बगैर कोई भी संवैधानिक सुझाव या सुधार इसको मंजूर जो है नहीं होगा। ये था आपका
बोला गया था। सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? आगा खान ने किया था। और इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार हो गई थी? नेहरू रिपोर्ट से। अब इस सम्मेलन के लिए जो बोला गया कि क्या डिसीजन लिया गया कि केंद्र हो चाहे प्रांतिक विधानसभाओं के द्वारा में क्या मुस्लिम सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित शिमला घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि ये प्रावधान लाया गया कि किसी भी मतलब जो मुस्लिम्स हैं उनके सहमति के बगैर आप कोई भी संवैधानिक सुझाव या सुधार को जो है मंजूर नहीं होगा। यही था आपका क्या हो जाएगा, जो सम्मेलन में जो बैठक की गई, जो निर्णय लिया गया वो यही रहा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सी सरगणेश सिंह, डी आचार्य नरेंद्र देव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ें, जैसे ये एक राजनीतिज्ञ भी रहे, इसके अलावा शिक्षाविद भी रहे। ठीक है, शिक्षाविद भी रहे, और ये हम कह सकते हैं अधिवक्ता भी थे। ओके, अधिवक्ता रहे। इसके अलावा यह एक पत्रकार भी थे। ठीक है, अब बिहार का निर्माता तो एक पत्रिका है, एक इतिहासकार। ठीक है, एक इतिहासकार है, क्या नाम है उनका? प्रमोदानंद दास। ठीक है, एक इतिहासकार है प्रमोदानंद दास। इन्होंने ही अपने लेख में इन्हें क्या बोला? आधुनिक बिहार का निर्माता माना। ठीक है, इन्हीं की लेख थी जिसमें इनको माना गया। इवन ये भी माना जाता है कि इनको बिहार के बंगाल से पृथककरण, ठीक है, बिहार, एक क्वेश्चन भी बन सकता है, बिहार के बंगाल से पृथककरण आंदोलन। ओके, यह जो आंदोलन हुई बिहार के बंगाल से पृथककरण आंदोलन, कि ये इनको क्या माना गया है? सच्चिदानंद सिन्हा को आत्मा माना गया। इस आंदोलन के क्या थे ये? इस आंदोलन के ये आत्मा थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, आत्मा थे। और बिहार और उड़ीसा जो सम्मिलित रूप से रहा, या हम कह सकते हैं कि इनका गठन जो रहा, ये इन्हीं के अथक प्रयास का परिणाम था। बिहार और उड़ीसा जो एक साथ रहा, ठीक है, इन्हीं का प्रतिफल था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा कि सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हुए थे, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। ओके, तो इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? इस बैठक की अस्थायी के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में इन्होंने क्या किया? इनकी अध्यक्षता जो है, फर्स्ट बैठक जो कि इन्हीं की अध्यक्षता में। इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रम से सबसे करीबी वर्ष को पहचानिए। ये क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है? बीपीएससी में। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करते हैं, क्या होगा? 1915 ऑप्शन क्या दिया गया है? 1915। ओके, 1915, 1914, 1925, 1925, 1928, 1925, 1925, 1928, 9। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। बी इज आवर राइट आंसर। कम्युनिस्ट पार्टी 1925 एंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, ये दोनों 1925 में हैं। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? कानपुर, ये ध्यान रखिएगा, कानपुर में हुआ था, और इसका नागपुर में हुआ था। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
अब्दुल गफ़ार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रंटियर गांधी, अब्दुल गफ़ार खान। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जब हमारा सिविल डिसएविडेंस मूवमेंट चल रहा था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत थी वहाँ से क्या कर रहे थे, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इनका आंदोलन को किस रूप में जाना गया है? लाल कुर्ती। हालांकि क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर अभी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पेशावर, पेशावर, और इस पेशावर जिले को, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है ना। यह पेशावर कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। दूसरी चीज है, इनको जो अन्य नाम से जाना गया, जैसे फ्रंटियर गांधी, तो इनका असली नाम तो चलिए अब्दुल गफ़ार खां है, इसके अलावा जो इनका नाम है क्या है? बादशाह खां। अन्य नाम, ये क्वेश्चन बन सकता है, बादशाह खां, ध्यान रखिए, बादशाह खां, फ़क्र ए अफगान, फ़क्र ए अफगान, यह भी इन्हीं का नाम है। ठीक है, ये 2-4 नाम जो है इनसे संबंधित, इनको ध्यान रखिएगा, फ़क्र ए अफगान। ओके, और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। कब दिया गया था? 1987 में इन्हें भारत रत्न, भारत रत्न। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, फ्रंटियर गांधी, जिनका कि असली नाम क्या है? खान अब्दुल गफ़ार खान, है ना। इनके द्वारा चलाया गया मूवमेंट किस नाम से जाना जाता है? लाल कुर्ती, लाल कुर्ती। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? बंबई त्रिमूर्ति, बंबई त्रिमूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तिलक, गोखले, नौरोजी, मेहता, तिलक, तैयब जी, मेहता, तिलंग, तैयब जी, नौरोजी, तिलंग, देशमुख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या होगा? फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग एंड तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एक्चुअली इन तीनों ने मिल करके 1885 में, यानी कांग्रेस की स्थापना के ठीक नेक्स्ट ईयर 1885 ईस्वी में, ठीक है, जो मद्रास महाजन सभा स्थापित हुई है उसके जस्ट आगे साल इन्होंने क्या किया था? इन तीनों ने मिल करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसकी स्थापना की थी इन तीनों ने मिलकर के। क्या नाम है? फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग एंड बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ़ार खां के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? अभी अभी हम लोगों ने किया, लाल कुर्ती, रेड शर्ट, क्विट इंडिया, खिलाफत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल कुर्ती, है ना। ए इज आवर राइट आंसर। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा इसको लेकर के कि ये हम कह सकते हैं कि जो अन्य प्रांत में जो मुस्लिम्स थे वो लोग क्या थे? अगेंस्ट हो चुके थे, है ना। अन्य प्रांत के मुस्लिम जो हैं वो खुद को क्या किए थे? जो अन्य प्रांत के मुस्लिम्स हैं वह स्वयं को सत्याग्रह, इस आंदोलन से अलग रखे थे। कौन? अन्य प्रांत के मुस्लिम इस आंदोलन से अलग रखे थे। लेकिन उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यहां के जो मुस्लिम्स थे, ठीक है, यहां के मुस्लिम्स क्या किए? यहां के मुस्लिमों ने क्या किया? यहां के मुस्लिमों ने किसके नेतृत्व में? तो खान अब्दुल गफ़ार खां, इन्हीं के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में, किसका? खान अब्दुल गफ़ार खां, इनके नेतृत्व में क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, किसमें? सिविल डिसओबीडियंस, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ध्यान रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बादशाह खां, फ़क्र ए अफगान जो है इनके अन्य नाम हैं, है ना।
फ्रंटियर गांधी भी इनको बोला गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न अंकित में से किसने डॉक्टर बी आर अंबेडकर पर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर यह कहकर आक्रमण किया कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार के द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। यह स्टेटमेंट किसका है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी एस मुंजे, सर मिर्जा इस्माइल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी एस मुंजे। ये कौन थे? एक हिंदू राष्ट्रवादी थे। कौन थे? एक हिंदू राष्ट्रवादी, एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है, एक्चुअली इन्होंने ये बात कब कहा? क्योंकि हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे, इन्होंने अंबेडकर को लेकर के कमेंट कब किया? जब अंबेडकर ने किसकी मांग की थी? तो इन्होंने दलितों के लिए क्या बोला था? दलितों के लिए क्या बोला था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, इस मांग के कारण 1932 ईस्वी में जो है ये स्टेटमेंट दिया गया था। इसी मांग के कारण 1932 में ये स्टेटमेंट जो है दिया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जिसके कारण पूना पैक्ट वगैरह भी है, आपका आएगा अभी, उसके पर क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। लेकिन चलिए फिलहाल हम लोग इतना देख लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई थी। वंस अगेन क्वेश्चन क्या है? त्रिपुरा की देशी रियासत जो है स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्योंकि त्रिपुरा के राजा हमेशा ब्रिटिश विरोधी रहे। बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। राज्य की जनजातियों घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थी एंड पहले से ही कुछ समूह राजपद एवं उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका बी। क्यों हो जाएगा? चलिए इस पर हम थोड़ा सा बात कर देते हैं। एक्चुअली त्रिपुरा के जो देसी रियासत के जो राजा थे, ठीक है, त्रिपुरा के देसी रियासत, यहाँ के जो राजा थे, इन्होंने क्या किया? अपने प्रशासन में यानी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने शिक्षित बंगालियों को शामिल किया। किसको किया? शिक्षित बंगालियों को शामिल किया। ठीक है, शिक्षित बंगालियों को, इन बंगालियों को शामिल किया। ठीक है, और 20th सेंचुरी में क्या हुआ? ब्रिटिश दबाव भी बहुत था। इसी दबाव के कारण बहुत से बंगाल के क्रांतिकारी क्या किए? वो जाकर के त्रिपुरा में आश्रय ले लिए। क्लियर? बहुत से कहां से लिए? त्रिपुरा में जाकर के आश्रय ले लिए। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यूपी, बिहार, एमपी, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। और बिहार के क्या रहे हैं? ये जो संविधान सभा थे उसके ये अस्थाई अध्यक्ष रहे हैं। अभी अभी हम लोग ने इस पर डिस्कस भी किया, अस्थाई अध्यक्ष थे। और प्रथम हमारे ये राष्ट्रपति भी रहे हैं, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष और हमारे प्रथम अस्थाई प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी सहज सा क्वेश्चन है। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग कितनी? 7 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष, है ना? तो बहुत एक अच्छी बात है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए, कुछ भी करना चाहें तो उसके लिए उम्र कभी डिसाइड नहीं करती। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर इतिहास में देखा जाए तो वीर कुंवर सिंह, है ना, वो 80 ईयर्स में गए थे अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। लेकिन 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उस समय वीर कुंवर सिंह की आयु कितनी थी? 80 ईयर्स के थे, 80 साल के थे। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान क्या थे? चित्रकार थे, है ना।
ये क्या थे? एक महान चित्रकार। ओके, और ये चित्रकार के रूप में कब उभरे? जब उनकी आयु कितनी थी? 70 ईयर्स, है ना, 70 ईयर्स। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इनके ऊपर जो क्वेश्चंस किया है वो क्या क्या है, तो इनकी जो क्वेश्चन है इनके ऊपर बनाए गए थे कि इनको गीतांजलि के लिए साहित्य का प्रथम अगर नोबेल किसी को दिया गया है तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है 1930 में, है ना। शांति निकेतन की स्थापना जो आगे चल करके क्या है अभी वो विश्वविद्यालय है वर्तमान में। तो ये सब उनकी उपलब्धि रही है। तो चलिए, क्या बोला गया है? महान कवि, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, 70 वर्ष में, है ना। अपने आप में एक मोटिवेशन वाली चीज है ये। नाउ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम लोगों के पास पढ़ने के लिए खुद इतनी कुछ चीज़ें कि कहीं और से मोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। खुद उस बुक में एक बार गहन अध्ययन कीजिए, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। सोचिए 70 ईयर्स में कोई महान चित्रकार के रूप में उभरे, है कि नहीं। वर्तमान में मोदी जी को देखिए या अमिताभ बच्चन जी को भी देख लीजिए, तो उम्र कभी डिसाइड नहीं करती। आपके अंदर एक हौसला होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, एक जिद होना चाहिए किसी चीज़ को करने की। चलिए, तो इस संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। गोवा में प्रति वर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। देखिए, संत फ्रांसिस जेवियर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये जो बोला गया है कि गोवा में मृत्यु हुई थी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, और प्रतिवर्ष भोज का अनुष्ठान किया जाता है, ये भी सही है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3। चलिए, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्चुअली संत फ्रांसिस जेवियर जो हैं, इनका जन्म कब हुआ था? जेवियर का जन्म कब हुआ था? जन्म इनका हुआ था 1506 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ हुआ था? 6 सही है, 6 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? स्पेन में, स्पेन में हुआ था। ओके, ये क्या किया? 1542 ईस्वी में गोवा आए। 1542 ईस्वी में ये गोवा आए थे। गोवा आए और 10 साल बाद 1552 ईस्वी में ये चीन चले गए। चीन, ठीक है, चीन चले गए। और वहीं पर क्या होती है? चीन में ही इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ हो जाती है कब? तो 3 दिसंबर 1952 में इनकी डेथ होती है, ठीक है, डेथ हो जाती है। और इनका जो पार्थिव शरीर था उसको गोवा लाया गया। गोवा में क्या किया गया? पार्थिव शरीर को लाया गया, ठीक है, इस शरीर को यहाँ पर लाया गया, ठीक है। और यहीं पर जो है एक गिरजाघर, चर्च का निर्माण भी किया गया गोवा में ही। बेसिलिका ऑफ बाम जीसस ऐसे करके कुछ चर्च का नाम है, तो किया गया। अब गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, बिल्कुल सही। और कब किया जाता है? जब इनकी डेथ हुई है 3 दिसंबर को, तो उसी दिन किया जाता है। यानी एवरी ईयर 3 दिसंबर को गोवा में जो है भोज का आयोजन किया जाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग जेल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित है? आगा खां पैलेस पूना, अरवदा जेल, अहमदनगर फोर्ट जेल, अलीपुर सेंट्रल जेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। इन दोनों को, कस्तूरबा एवं महादेव देसाई, इन दोनों की समाधि कहाँ है? तो आगा खां पैलेस में है। महादेव जो देसाई की अगर बात की जाए तो इनको अरेस्ट किया गया था 9 अगस्त को, ठीक है। इनको कब अरेस्ट किया गया था? 9 अगस्त को। और इनकी डेथ हो गई थी, डेथ कब हुई थी? 15 अगस्त, यानी मिडनाइट में जो है इनकी डेथ हो गई थी। मिडनाइट में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और इनके डेथ के कुछ टाइम बाद, यानी कुछ महीने बाद, करीब कुछ महीने क्या, हम ये मान सकते हैं, ये तो 42 की बात है, करीब 2 साल बाद जो है कस्तूरबा गांधी, इनकी डेथ कब हुई? इनकी डेथ हुई थी फरवरी 22 फरवरी 1944 में इनकी डेथ हुई है, ठीक है, इनकी डेथ हुई। तो इन दोनों की जो समाधियाँ किस परिसर में स्थित है? तो आगा खां पैलेस
पूना में स्थित है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है, अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गई है, अलीपुर सेंट्रल, अहमदनगर फोर्ट, आगा खां महल, पुणे परिसर में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ओके 15। चलिए क्वेश्चन आ गई गलती से, इसको आना नहीं चाहिए था। हाँ, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता हैं? कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, पटाभी सिद्धारमैया, सरदार पटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ये कांग्रेस के क्या बोला गया है? तो आधिकारिक, यानी हम कह सकते हैं ये सरकारी इतिहास कर रहे हैं। ठीक है, आधिकारिक इतिहास यानी सरकारी इतिहासकार। सरकारी इतिहासकार कौन रहे हैं? तो सी राज सॉरी पटाभी सिद्धारमैया। जस्ट ए मिनट। ये कौन होंगे? पटाभी सीतारामैया। ठीक है, कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता, या हम कह सकते हैं कि सरकारी इतिहासकार रहे थे। इनके बारे में क्या है कि 1939 में क्या हुआ था? ये सुभाष चंद्र बोस से जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए थे, और यहीं पे गांधी जी ने कहा था कि ये मेरी हार है। ये क्या बोला गया था? सिद्धारमैया की हार नहीं है, या मेरी हार है। जब 1939 में किससे हारे थे? ये सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस से ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जब ये हार गए थे, है ना, अध्यक्ष चुनाव ये हार गए थे। ओके, तो ध्यान रखिएगा। पटाभी सिद्धारमैया ये क्या थे? सरकारी इतिहासकार, या इनको हम बोल सकते हैं कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उपनिवेश काल में हिटली आयोग का उद्देश्य था और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पुनरीक्षण, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना, भारत में वित्त सुधार के लिए परियोजना को तैयार करना, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सॉरी, हिटली आयोग। ये किससे संबंधित है? तो यह है 1929 भारत सरकार भारत सरकार ने क्या किया था? जो भारतीय श्रम पर क्या किया? एक राजकीय आयोग, इसकी नियुक्ति की घोषणा की थी। ठीक है, इसकी नियुक्ति की घोषणा की, राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। और क्या किया गया? किसको अध्यक्ष बनाया गया? तो इसको अध्यक्ष को बनाया गया, तो हिटली को अध्यक्ष बनाया गया। ये अध्यक्ष बने इस आयोग के, और इन्हीं के नाम पर इस आयोग का क्या नाम हो गया? हिटली आयोग, जिसका संबंध किससे है? तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे, वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर इन्होंने क्या किया? टिप्पणियां लिखा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सवाल आता है कैथरीन मेयो। तो कैथरीन मेयो के बारे में ध्यान रखिएगा। कैथरीन मेयो मदर इंडिया की लेखिका कौन थी? कि लेखिका रही हैं कैथरीन मेयो। ठीक है, अब सवाल आता है चार्ल्स एंड्रूज। इन्होंने क्या किया? चार्ल्स एंड्रूज ये 1871 ईस्वी में
ठीक है, इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। ओके, इनका जन्म हुआ था। ये 1904 ईस्वी में ये भारत पहुँचे, भारत आए थे 1904 ईस्वी में। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ये महात्मा गांधी के मित्र थे, ध्यान रखना है इनके बारे में। क्या थे ये, महात्मा गांधी के मित्र थे। महात्मा गांधी के क्या थे, ये मित्र थे। ठीक है, चलिए, इन्होंने अपनी स्टडी वगैरह सेंट स्टीफन कॉलेज से किया था, तो ध्यान रखिएगा। नाउ हाँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है, 1942, 1943, 1944, 1945। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1943, बंगाल दुर्भिक्ष। कम टू द नेक्स्ट। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, गुट निरपेक्षता का, पंचशील का, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इन्होंने क्या बोला था, गुट निरपेक्षता का सिद्धांत दिया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट। गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट भी है गुट निरपेक्षता वाला, क्योंकि 1961 है ना, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और इसमें कौन कौन शामिल थे वो देख लीजिएगा। तो इस 1961 में जो है इसका जो गठन किया गया, तो उस समय में इसमें एक तो हमारे नेहरू जी थे, ठीक है, भारत के। दूसरा हो जाएगा मिस्र के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति कौन, मिस्र राष्ट्रपति यानी यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे, कर्नल नासिर। ठीक है, ये इसमें शामिल रहे, कर्नल नासिर मिस्र के। इसके अलावा आ जाएंगे युगोस्लाविया, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति, यहाँ के राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे, मार्शल टीटो, मार्शल टीटो, है ना। इन सब के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में युगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है गठन किया गया था। और प्रथम जो इसकी बैठक भी हुई है ना, वो कहाँ हुआ था, तो वो भी यहीं पर हुआ था। तो मतलब चूँकि गुट निरपेक्ष जो था, जो किया गया सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया, तो ये इन तीनों के सहयोग से, तो क्या क्या हो जाएगा, भारत, मिस्र और युगोस्लाविया। क्या होगा, भारत, मिस्र और युगोस्लाविया, है ना। इन तीनों का नाम को ध्यान रखें। कब, 1961 में, ये ईयर पूछ लेता है, 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है गठन किया गया था। किस रूप में, तो विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में, विश्व की क्या थी, तीसरी शक्ति के रूप में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन जो है बना रहा, गोवा, सिक्किम, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार। तो 15 अगस्त के बाद ये गोवा जो है बना रहा था, और ये कब फ्री हुआ, 1961 में जाकर के ये जो है मुक्त हो गया था। भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा, तो गोवा था। ये फ्री कब हुआ, यह फ्री हुआ है, मुक्त हुआ है, तो यह 1961 में जाकर के मुक्त हो गया था। ठीक है, पुर्तगाली से ये मुक्त हो गया था। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जो है जारी रखना पड़ा। अगेन सेम क्वेश्चन हो गया, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, पुर्तगीज। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगीज, क्योंकि गोवा जो है, गोवा को इन लोगों ने अपने अधीन में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य जो है सही नहीं है, सत्य नहीं है, ये पूछा है। वे समाजवाद से प्रभावित थे, बिल्कुल सही है ना, समाजवाद से, क्योंकि वो सोवियत संघ के समाजवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, ये भी सही है। वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे, ये भी सही है। वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। तो कौन सा सत्य नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा डी, वो जर्मन राष्ट्रवाद से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। ओके, भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 तब हुआ जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना ही एक और ना ही दो। तो शिमला सम्मेलन कब की बात है? 1945 में। और माउंट बैटन कब थे वायसराय? 1947-48 में। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही होगा, सेकंड। ठीक है, क्योंकि हमारा कब हुआ है शिमला सम्मेलन? ये हुआ है जून 1945। और उस समय में कौन थे? वेवल। उस समय में कौन थे? वेवल थे, लॉर्ड वेवल। ठीक है, अब सवाल आता है भारतीय नौसेना। ये घटना में क्या हुआ था कि 1946 में करीब 19 फैब का डेट था, 19 फैब 1946। एक जहाज़ थी, क्वेश्चन पूछ लेता है उस जहाज़ का नाम क्या है? तो NS तलवार। उस जहाज़ का नाम क्या है? NS तलवार। ठीक है, ये क्या थी? एक जहाज। और इस जहाज में, इस जहाज के जो कह सकते हैं कर्मचारी, ठीक है, इनके साथ क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? इस जहाज के कर्मचारियों के साथ ब्रिटिश सरकार के समक्ष क्या हुआ था? इन लोगों ने इन कर्मचारियों को निम्न स्तरीय भोजन, कैसी थी? निम्न स्तरीय भोजन की व्यवस्था थी। ठीक है, और इसी निम्न स्तर मतलब इनके जो कर्मचारी थे, इन लोगों ने क्या किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, ये कर्मचारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जो लो क्वालिटी की भोजन दी जाती थी उसकी क्या की? इन लोगों ने शिकायत की, इसकी शिकायत की। तो इस शिकायत पर सरकार के द्वारा क्या किया? ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ? बम्बई हो गई या कराची हो गया, बम्बई, कराची, मद्रास। ठीक है, यहाँ पर इन सभी जगहों पर जो भारतीय नौसैनिकों ने क्या कर दिया? सरकार के विरुद्ध विद्रोह को आरंभ कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और फिर फाइनली फिर इन लोगों ने किसके कहने पर आश्वासन, मतलब किसके कहने पर? तो यहाँ पर पटेल ने जब आश्वासन दिया कि ठीक है चलो हम लोग इसको देखेंगे, करेंगे, तुम लोग अपना विद्रोह को वापस लो, तो फाइनली 25 फैब 1946 किसके आश्वासन पे? तो सरदार पटेल के आश्वासन पे। ठीक है, इन्हीं के आश्वासन पर जो है इस विद्रोह को मतलब आत्मसमर्पण कर दिया गया। इनके आश्वासन पर विद्रोह ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कोलकाता में बैथुन स्कूल स्थापित किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। केशव चंद्र सेन के सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। ओके, बोला गया है। सही आंसर कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है, यानी बी इज आवर राइट आंसर, बी। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने महिलाओं का कह सकते हैं कि 35 महिला के लिए, मतलब 35 महिला स्कूल जो है उसकी भी इन्होंने बंगाल में इन्होंने खोला था या स्थापना की। ठीक है, दूसरा बोला गया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम स्नातक थे। ये बिल्कुल सही है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है एक बंगाली, हम कह सकते हैं कि बांग्ला उपन्यास के लिए काफ़ी चर्चित रहे। इनका आनंद मठ भी बहुत चर्चित रहा, जो कि आपके सन्यासी विद्रोह पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक सवाल है सती के विरुद्ध अभियान का, तो उसमें किसका नाम आएगा? राजा राम मोहन राय का नाम आएगा। और उस समय में वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और जो वायसराय बने तो किस एक्ट के तहत बने बेंटिक? तो वह बने थे आपके एक्ट था 1833 का, है ना, उसी एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया और ये प्रथम वायसराय जो है बने थे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। या हम कह सकते हैं कि तत्कालीन गवर्नर, यानी उस समय में बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया था? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो फर्स्ट जो भारत के गवर्नर जनरल वो कौन थे? वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिनका टाइम पीरियड था 1828 से लेकर के 33 तक था। कम टू द नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। कब? 1875 में। और इनकी जो स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम मूल शंकर था, ठीक है, जो इनके गुरु जो रहे पूर्णानंद जी, इनके द्वारा दिया गया था। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, कब किया? 1859 में। 1859 और 60 हम मान सकते हैं क्योंकि जो रिवॉल्ट हुआ था वो 59 में हुआ था, है ना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, ये भी सही है। और सत्येंद्र टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा यानी ICS, है ना, ICS। नाउ अच्छा ठीक है, यहाँ का ईस्वी मैंने नहीं लिखा ना, 82 ईस्वी में आनंद मठ, 82 ईस्वी में। एंड इन्होंने सिविल सर्विसेज को जो है कब छोड़ा था? सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपका जो है सही है। तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। ए इज आवर राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नहीं, ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जस्ट ए मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ना मिसिंग हो गई। यहाँ पे एक क्रम होना चाहिए था, वो नहीं दिया गया है। तो बस ऐसे ही आप लोग देख लें, सबसे पहले कौन सी घटना होगी? तो दीनबंधु, ये वाली घटना हो जाएगी, दीनबंधु मित्र ने, हाँ, ये घटना सबसे पहले हुई है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो यह घटना जो है सबसे पहले हो जाएगी। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वो कौन थे? ब्रिटिश, जस्ट ए मिनट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने सबसे पहले लड़ा वह थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, WC बैनर्जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने सबसे पहले लड़ा वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, है ना। ये पहले भारतीय थे। हालांकि पहले भारतीय तो लाल मोहन घोष थे, ठीक है। पहले भारतीय जो पूछा गया है, प्रथम भारतीय कौन थे चुनाव लड़ने वाले, तो ध्यान रखिएगा लाल मोहन घोष पहले भारतीय थे। अगर वो हमारे ऑप्शन में होता तो हम लोग यहाँ पर क्या करते उसका नाम, अगर ये ऑप्शन होता तो हमारा आंसर यही होता, ठीक है। 1885 में इन्होंने लड़ा था, 1885 में, ओके। और 86 में नौरोजी ने चुनाव लड़े थे लेकिन ये हार गए थे। 86 में ये चुनाव उन्होंने कब लड़ा था? 86 में, परंतु हार गए थे नौरोजी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? RC दत्त, दादा भाई नौरोजी, राम मोहन राय, मेघनाथ देसाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अगेन, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय नौरोजी थे। और दूसरी चीज़ है कि चुनाव लड़ने वाले भी यही थे। और इन्होंने कांग्रेस का 3 बार जो इन्होंने अध्यक्षता की है, ठीक है। चलिए, इन्होंने भी किया है, नेहरू जी ने भी 3 बार किया है, सब ध्यान रखिएगा। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन भारत में 1861, 1909, 1892 एंड 1999 में। तो क्या हो जाएगा ये? सी, सॉरी, यहाँ पे ना थोड़ा सा ये एरर है। इस सब एरर को आप लोग खुद ब खुद देख के करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। 1892 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, चिराग अली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद, ये तो ध्यान रखना ही है। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि इनको, ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब से कब तक थे? 46 से लेकर के 46 ईस्वी तक। दूसरी चीज़, सबसे कम उम्र के ये थे, ठीक है। अल हिलाल इनकी पत्रिका कौन सी है? अल हिलाल, अल हिलाल इनकी पत्रिका है। अल नदवा, यह भी आपको नाम मिलेगा, ठीक है। अल हिलाल, अल नदवा। और ये इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी काफ़ी चर्चित बुक है। इंडिया विंस फ्रीडम, ओके, इनकी काफ़ी चर्चित बुक रही है, ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से घटनाओं का सही काल अनुक्रम को पता कीजिए। कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कोलकाता के कब हुआ था? यह विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था और यहीं पर अगस्त जो हमारा असहयोग आंदोलन था उसको पास किया गया था। बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में। ओके। तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा ये कब हुई? 14 मई 1920। ओके। नेक्स्ट है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति के द्वारा सर्वसम्मति से जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी ये कब हुआ था? 25 मार्च 1920। यानी 20 में अगर हम देखें सबसे पहले घटना कौन सी रही तो डी सबसे पहले आएगा, यानी 4 सबसे पहले आएगा। 4, 3, 2, 1 ए इज आवर राइट आंसर, ए हो जाएगा। ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये हो गई आज की क्लास के हम लोग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर नए क्लास में नए वीडियोस के साथ, नए नए क्वेश्चंस के साथ। ओके। हाँ, क्वेश्चंस में अगर किसी भी प्रकार की कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई ओपिनियन देना चाहें तो भी दे सकते हैं। ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।